नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बीआईटी मेसरा के प्लेटिनम जुबली में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, झारखंड उनके लिए घर आने जैसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को बीआईटी मेसरा के प्लेटिनम जुबली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 11 बजे किया गया। राज्यपाल संतोष गंगवार, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और संस्थान के आला अधिकारियों ने मेसरा परिसर में उनको फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड आना उनके लिए घर आने जैसा है। उन्होंने संस्थान के शानदार जर्नी के लिए छात्रों और शिक्षकों को बधाई दी। झारखंड में मैया सम्मान योजना का बड़ा अपडेट, एक मुश्त मिलेंगे 7500 रुपए। अब तक कितने लाभुकों के खाते आधार से जुड़े? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत फरवरी की राशि मिलने की तय तारीख शनिवार को समाप्त हो जाएगी। योजना के लाभुकों को दिसंबर तक की राशि मिली है। ऐसे में अब जनवरी और फरवरी 2 महीने की राशि बकाया होगी। राज्य सरकार ने जिलों को योजना के लिए मार्च तक की राशि पूर्व में ही उपलब्ध करा दी है। इसके बाद भी राशि ट्रांसफर नहीं होने का मुख्य कारण लाभुक के आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया पूरा नहीं होना माना जा रहा है। अब तक 40 लाख लाभुकों का बैंक खाता उनके आधार से लिंक हो चुका है। इसमें 37 लाख लाभुकों का बैंक खाता पूर्व में ही आधार से जुड़ चुका है, जबकि जनवरी से अब तक लगभग 3 लाख और लाभुकों का बैंक खाता आधार से जुड़ा है। इसके बाद भी लगभग 20 लाख लाभुक का बैंक खाता आधार से जुड़ना बाकी है। अगर अभी केवल उन लाभुकों को राशि ट्रांसफर की जाती है जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा है, तो काफी संख्या में लाभुक सम्मान राशि पाने से वंचित हो सकते हैं। ऐसे में समाज कल्याण विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। भले ही लाभुक को एक साथ बकाया राशि देनी पड़े, लेकिन इससे पहले सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। ऐसा करने से किसी अपात्र लाभुक को राशि ट्रांसफर नहीं होगी, यानी जरूरत पड़ी तो जनवरी फरवरी के साथ मार्च की राशि भी एक साथ दी जा सकती है, यानी कि लाभुकों को एक मुश्त 7500 रुपए मिलेंगे। पाकुड़ में बांग्लादेशी आतंकी ने सीमा पार कर दी ट्रेनिंग, एटीएस ने जारी किया अलर्ट। पाकुड़ जिले में कुछ युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग देने की खबर सामने आई है। खुफिया एजेंसियों के अनुसार बांग्लादेश से आए एक आतंकी ने यहां कुछ लोगों को आतंक के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। इस संबंध में झारखंड एटीएस ने अलर्ट जारी किया है। खुफिया रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के विरोधी गुट भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इस योजना के तहत कुछ आतंकी बांग्लादेश से झारखंड के पाकुड़ पहुंचे थे और वहां युवाओं को ट्रेनिंग देकर वापस लौट गए। एटीएस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और सभी जिलों के एसपी और डीआईजी को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार अब्दुल मम्मून, जो बांग्लादेश के सतीखीरा जिले के गोपीनाथपुर का रहने वाला है, 6 जनवरी को अवैध तरीके से सीमा पार कर पाकुड़ पहुंचा। वहां उसने JAHA इंडिया संगठन के 15 सदस्यों को आतंकी ट्रेनिंग दी। एक दिन की ट्रेनिंग के बाद अब्दुल वापस बांग्लादेश लौट गया। झारखंड भाजपा में कुर्सी के लिए सेटिंग जारी, नेता प्रतिपक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्ष पर विचार। प्रदेश अध्यक्ष के लिए ओबीसी नेताओं पर नजर। झारखंड बीजेपी में वैसे तो सब कुछ शांत सा लग रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए सेटिंग गेटिंग जारी है। इन दिनों नेता प्रतिपक्ष से अधिक प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष के लिए तो दावेदार सीमित है, पर प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों की संख्या अधिक है। ऐसी संभावना है कि नेता प्रतिपक्ष की घोषणा के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर विचार होगा। वर्तमान परिस्थिति में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का पद एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो फिर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई ओबीसी नेता बैठेगा, पर अगर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी किसी सामान्य या पिछड़े को मिली तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी अनुसूचित जाति के नेता या अनुसूचित जनजाति के हवाले की जाएगी। दिल्ली से मिल रही सूचना के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष के लिए ओबीसी नेताओं पर केंद्रीय नेतृत्व की नजर है। ऐसा हुआ तो भाजपा एक बार फिर प्रदेश में ओबीसी राजनीति को प्रमुखता देगी। बताया जा रहा है कि इन 2 नियुक्तियों के माध्यम से पार्टी सामाजिक समीकरण साधते हुए अगले 5 वर्ष की अपनी कार्य योजना तैयार करेगी। विधानसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक और सचेतक कौन होगा, इसके लिए भी 2 नाम तय होने हैं। इस बीच कई सांसद, विधायक और वरीय नेता दिल्ली के अपने अपने संपर्कों को साधने में लगे हुए हैं। झारखंड में ये 15 कंपनियां करेंगी 30,000 करोड़ का निवेश, किस महीने होगा एमओयू, सीएम हेमंत सोरेन ने दिया निर्देश। झारखंड में 15 कंपनियों के साथ 30,000 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए मार्च में एमओयू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया है। इन कंपनियों के निवेश से 8,400 को प्रत्यक्ष और 9,500 को अप्रत्यक्ष कुल 17,900 को रोजगार के अवसर मिलेंगे। पिछले दिनों मुख्य सचिव ने भी इन कंपनियों की समीक्षा कर तेजी से इनका काम करने का निर्देश दिया था। इन कंपनियों में
स्टील, सीमेंट और पावर प्लांट से लेकर हैंड बैग बनाने तक के प्लांट लगाने का प्रस्ताव है। सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी से भी कंपनी के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। बताया गया कि मुख्यमंत्री से एमओयू के लिए समय मांगा जाएगा। मार्च में कभी भी समय मिलते ही एमओयू के लिए एक बड़े समारोह का आयोजन किया जाएगा। धनबाद के D3 रेस्टोरेंट के मालिक का घर जला, इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट, आग फैलने से फटा 2 गैस सिलेंडर, बाल बाल बचे घर वाले। धनबाद के सरायकेला के भूईफोड़ मंदिर के समीप स्थित शिवम कॉलोनी में शुक्रवार की रात 9 बजे आग लगने से D3 रेस्टोरेंट के मालिक शांतनु चंद्रा उर्फ बबलू का घर जलकर खाक हो गया। घटना का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घर में शांतनु के बच्चे खाना खा रहे थे। इस दौरान कार पार्किंग में लगे इलेक्ट्रॉनिक पैनल में शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई। आग लगने के बाद शांतनु की पत्नी, मां और बच्चे घर से बाहर की ओर भागे। थोड़ी देर में आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान 2 गैस सिलेंडर के फटने से आसपास के लोगों में भी अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पहले सरायकेला थाना प्रभारी नूतन मोदी और फिर अग्निशमन विभाग की गाड़ी पहुंची। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद 3 दमकलों ने आग पर काबू पाया। आग लगी में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। शांतनु की D3 रेस्टोरेंट प्रभातम मॉल में है। इसके अलावा वे मेमको मोड़ में विंध्य वासिनी नामक का गैस एजेंसी भी चलाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में लगी आग पहले तल पर फैल गई। आग से सबसे ज्यादा नुकसान ग्राउंड व प्रथम तल में हुआ। घर में 5 से 6 गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे। मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के प्रभारी लक्ष्मण प्रसाद ने कर्मियों की मदद से सबसे पहले घर में रखे गैस सिलेंडरों को बाहर निकलवाया। सीढ़ी पर रखे गैस सिलेंडरों में रह रहकर आग लगने की से परेशानी हो रही थी। बाद में आग पर काबू पा लिया गया। आपराधिक गिरोह के सरगना की हर 2 महीने में होगी जेल शिफ्टिंग। झारखंड पुलिस ने संगठित आपराधिक गिरोह के सरगना समेत उनके गुर्गों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत अब एक ही जेल में ज्यादा दिनों तक आपराधिक गिरोह के सरगना को नहीं रखा जाएगा। 1-2 महीने में गिरोह के सरगना को जेल शिफ्टिंग किया जाएगा। झारखंड पुलिस की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। झारखंड पुलिस ने ऐसे 5 गिरोह के सरगना को चिन्हित किया है। झारखंड पुलिस के अनुसार राज्य में 5 गैंग एक्टिव है। इनमें अमन साहू, सुजीत सिन्हा, पांडे गिरोह, श्रीवास्तव गिरोह और प्रिंस खान का गिरोह शामिल है। बताया जा रहा है कि इन गिरोह का सरगना जेल से ही पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है। यहां तक कि जेल से ही व्यवसायियों और कारोबारियों से रंगदारी की डिमांड कर रहा है। रंगदारी नहीं देने वाले व्यवसायियों पर गोलीबारी या फिर उसकी हत्या भी करा रहा है। पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा भी हुआ है। इस वजह से झारखंड पुलिस ने इन आपराधिक गिरोह के सरगना की जेल शिफ्टिंग की योजना तैयार की है। राज्य में ई-केवाईसी के लिए 11.6 लाख राशन कार्ड अब भी पेंडिंग। झारखंड में राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराने के लिए 13 दिन शेष बचे हैं। अब भी 11.6 लाख राशन कार्ड का ई-केवाईसी होना बाकी है। सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम में 33% काम, लगभग 1.61 लाख राशन कार्ड का ई-केवाईसी होना बाकी है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम की बात कर ले तो 28% काम, लगभग 1 लाख राशन कार्ड का ई-केवाईसी पेंडिंग है। धनबाद में 22% काम बाकी है। यहाँ 1,10,000 राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं हुआ है। राजधानी रांची में 82.6% राशन कार्ड का ई-केवाईसी पूरा हो गया है, लेकिन अब भी 1 लाख से अधिक राशन कार्ड का केवाईसी होना बाकी है। झारखंड में राशन कार्ड धारकों को 28 फरवरी तक ई-केवाईसी कराने को कहा गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार ई-केवाईसी नहीं कराने वाले कार्ड धारक का नाम स्वतः सूची से हट जाएगा। झारखंड में लगभग 82% राशन कार्ड का ई-केवाईसी हो चुका है। झारखंड में कुल 68.21 लाख राशन कार्ड है, जिनमें से 2.90 करोड़ लाभुक जुड़े हैं। इनमें 56.56 लाख राशन कार्ड का ई-केवाईसी पूरा हो गया है। 1.71 करोड़ लाभुकों ने ई-केवाईसी करवा लिया है। झारखंड में 52 लाख PHH कार्ड है, जिनमें 2.2 करोड़ लाभुक शामिल है। पलामू में छात्रा से दुष्कर्म, ई-पोस्ट मशीन में अंगूठा लगाने के बहाने ले गया था स्कूल से बाहर, नामजद केस दर्ज। दलपतपुर पंचायत के भितिहा गांव में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यह घटना गुरुवार की है। वार्डन चंदा कुमारी ने बताया कि स्कूल में कक्षा 10 में पढ़ने वाली छात्रा सुबह 10:30 बजे तबियत खराब होने और जन वितरण प्रणाली की ई-पोस्ट मशीन में अंगूठा लगाने की बात कहकर अपने परिचित के साथ स्कूल से बाहर निकली थी। वह दोपहर करीब 2 बजे वापस लौटी। इसकी सूचना मिलने पर उसके परिजन विद्यालय पहुंचे तो देखा कि छात्रा की हालत ठीक नहीं थी। वह नशे की हालत में थी और डरी सहमी थी। वह लगातार रो रही थी। मालूम हो कि छात्रा के माता पिता नहीं है। उसकी बड़ी बहन झारखंड से बाहर रहती है। इधर छात्रा के साथ दुष्कर्म की सूचना मिलने पर परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश है। लोगों ने स्कूल के बाहर करीब 8 घंटे तक प्रदर्शन किया। सूचना पाकर छतरपुर SDO आशीष गंगवार, DSP अवध कुमार यादव, DO सौरव प्रकाश, BDO विनय कुमार व प्रभारी थाना प्रभारी नकुल
शर्मा स्कूल पहुंचे और पूछताछ की। छात्रा के परिजनों ने पिपरा थाना में दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराते हुए रंजन कुमार सिंह को नामजद आरोपी बनाया है। इधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आईएएस पूजा सिंघल को विभाग नहीं देने की मांग वाली ईडी की याचिका पर 17 को सुनवाई। ईडी की ओर से रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट में दाखिल उस याचिका पर अब 17 फरवरी को सुनवाई होगी, जिसमें एजेंसी ने कोर्ट से यह आग्रह किया है कि पूजा सिंघल को कोई विभाग न दिया जाए। ईडी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि अगर पूजा सिंघल को राज्य सरकार किसी विभाग की जिम्मेदारी देती है तो वह अपने पद का दुरुपयोग कर केस को प्रभावित कर सकती है। ईडी की याचिका पर पूजा सिंघल की ओर से जवाब भी दाखिल कर दिया गया है, जिसके बाद अब कोर्ट में दोनों ओर से बहस होगी। बता दें कि मनरेगा घोटाला के अभियुक्त आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 5 मई 2022 को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में ईडी को बेहिसाब पैसे और अन्य जगहों पर इन्वेस्टमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। ईडी की छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई थी। पूजा सिंघल को दिसंबर महीने की 7 तारीख को बीएनएस कानून के तहत जेल से रिहा किया गया है। हालांकि वह अब भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभियुक्त है, लेकिन कानूनी प्रावधानों के अनुसार जेल से बाहर रहने के दौरान उनका सस्पेंशन खत्म किया जा चुका है। 24 घंटे में रांची का तापमान 5 डिग्री गिरा। रांची में 20 फरवरी को बारिश की संभावना, अभी जारी रहेगा ठंडी हवाओं का असर। रांची में 3 दिनों की गर्मी के बाद एक बार फिर ठंड की वापसी हो गई है। पिछले 24 घंटे में रात का पारा 5 डिग्री लुढ़क कर 10.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। यह सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम है। एक दिन पहले यह न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। रात का पारा गिरने से सुबह में रांची शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में ठंडी हवा चलने लगी। इससे एक बार फिर कनकनी बढ़ गई। दिन का तापमान भी करीब 5 डिग्री सेल्सियस गिरकर 26 डिग्री पर पहुंच गया है। इस वजह से पिछले कई दिनों से लग रही तीखी धूप से राहत मिली। शाम ढलते ही ठंड बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से रांची सहित राज्य के कुछ क्षेत्रों में ठंडी हवा का असर दिख रहा है। इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट भी आई है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस सरायकेला और सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस खूंटी का रिकॉर्ड किया गया। मौसम केंद्र के अनुसार रांची में 20 फरवरी को आसमान में बादल छाएगा, गर्जन के साथ बारिश भी हो सकती है। वहीं मौसम केंद्र का कहना है कि अगले 2 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। उसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। पीएम आवास योजना ग्रामीण के कार्य में तेजी लाने के लिए सभी जिलों में बनेगी पीएमयू। रांची में 15 पदों पर होगी बहाली। आवेदन आज। रांची जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को धरातल पर उतारने के लिए काम करने का तरीका बदला जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश पर सभी जिलों में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की जा रही है। यूनिट में विभिन्न पदों पर नियुक्ति होगी ताकि आवास योजना के तहत घर बनाने में तेजी आ सके। रांची जिले में बनी पीएमयू में भी 15 पदों पर बहाली होगी। इसमें जिला प्रशिक्षण समन्वयक का एक, लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का एक, प्रखंड समन्वयक के साथ प्रखंड स्तर के लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के 6 पदों पर नियुक्ति होगी। सभी पदों पर नियुक्ति के लिए 14 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। रांची जिले के लिए ऑनलाइन आवेदन www.jharkhand.government.in वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। 9 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। 25 से 27 मार्च तक प्राप्त आवेदनों का सत्यापन होगा। 5 अप्रैल तक सत्यापित सूची का प्रकाशन और दावा आपत्ति के लिए आवेदन जमा लिया जाएगा। इसके बाद 16 अप्रैल तक त्रुटियों को दूर कर अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। झारखंड कांग्रेस को मिला नया प्रभारी, के राजू संभालेंगे जिम्मेदारी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड समेत कई राज्यों में पार्टी प्रभारियों में बदलाव किया है। के राजू को झारखंड कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने दी। बता दें कि के राजू वर्तमान में कांग्रेस के एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर है। वह तेलंगाना के हैदराबाद के रहने वाले हैं और पहले आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। उन्हें राहुल गांधी के करीबी नेताओं में गिना जाता है। सतीश पॉल मुंजनी ने कहा कि के राजू एक अनुभवी और मजबूत संगठन करता है, जिनके नेतृत्व में झारखंड कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी।
झारखंड के 9 पुलिस अफसर बनेंगे आईपीएस। यूपीएससी को भेजे गए इन 17 अधिकारियों के नाम। पुलिस सेवा के 9 अफसरों को आईपीएस में प्रोन्नति दी जाएगी। राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 और 23 की कुल 9 रिक्तियों के विरुद्ध आईपीएस में प्रोन्नति के लिए यूपीएससी को अनुशंसा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद यूपीएससी को कुल 17 पुलिस पदाधिकारियों की सूची प्रेषित की गई है। यूपीएससी को भेजी गई सूची में शिवेंद्र, राधा प्रेम किशोर, मुकेश कुमार महतो, मजरूल होदा, राजेश कुमार, दीपक कुमार, अविनाश कुमार, रोशन गुड़िया, श्री राम समद, निशा मुर्मू, सुरजीत कुमार, वीरेंद्र चौधरी, राहुल देव बड़ाइक, क्रिस्टोफर केरकटा, प्रभात रंजन बरवार, अनूप कुमार बड़ाइक, समीर तिर्की और हीरा लाल रवि का नाम शामिल है। यूपीएससी को जिनके नाम भेजे गए हैं वे सभी पुलिस पदाधिकारी डीएसपी, सीनियर डीएसपी और एडिशनल एसपी रैंक के अफसर हैं। अधिकारियों के एसीआर समेत अन्य दस्तावेज भी यूपीएससी को सौंपे गए हैं। पुलिस अधिकारियों के प्रदर्शन, कार्यानुभव और एसीआर के आधार पर यूपीएससी प्रोन्नति के योग्य अफसरों का चयन करेगा। राजधानी में स्मार्ट मीटर विवाद, 91,000 उपभोक्ताओं के बिल में माइनस, कनेक्शन कटने का संकट। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक मोहन कुमार ने बताया कि राजधानी में स्मार्ट मीटर से जुड़े 91,000 उपभोक्ताओं का बिजली बिल माइनस में पहुंच चुका है। अगर उपभोक्ता समय पर भुगतान नहीं करते हैं तो विभाग को कनेक्शन काटने की कार्रवाई करनी पड़ेगी और ऐसा बिना उपभोक्ताओं के घरों तक जाए भी किया जा सकेगा। शहर में कुल 3,65,000 उपभोक्ताओं में से 2,80,000 घरों में स्मार्ट मीटर की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। इनमें से 2,20,000 मीटर पहले ही प्रीपेड मोड में काम कर रहे हैं, परंतु 91,000 उपभोक्ताओं के बिल में माइनस बैलेंस की वजह से जल्दी ही बिजली कनेक्शन कटने का खतरा मंडरा रहा है। विभाग के अनुसार केवल 31,000 उपभोक्ताओं ही नियमित रूप से अपना बिल चुका रहे हैं, जबकि लगभग 1 लाख उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली बिल का नियमित लाभ भी मिल रहा है। लातेहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 18 किलोमीटर जंगल में घुसकर 80 एकड़ में लगी अफीम खेती को किया नष्ट। लातेहार पुलिस ने नशा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर पुलिस की टीम ने 80 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया है। पुलिस ने लातेहार जिले के हेरहंज और बरियातू थाना क्षेत्र में अलग-अलग अभियान चलाकर अफीम की खेती को बुलडोजर और ट्रैक्टर से नष्ट किया है। इस कार्रवाई में अफीम तस्करों को बड़ा झटका लगा है। मिली जानकारी के अनुसार लातेहार एसपी कुमार गौरव को सूचना मिली थी कि जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र के महुआ डांड और खीराखाड़ जंगल में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही है। सूचना के बाद डीएसपी विनोद रबानी और थाना प्रभारी कृष्णपाल सिंह पवैया के नेतृत्व में जिला पुलिस, सीआरपीएफ और आईआरबी की टीम ने संयुक्त रूप से अफीम की खेती के खिलाफ महाअभियान चलाया। इस क्रम में हेरहंज थाना क्षेत्र में लगभग 55 एकड़ में लगी अफीम की खेती को ट्रैक्टर, बुलडोजर और डंडों के सहारे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इस संबंध में डीएसपी विनोद रबानी ने बताया कि लातेहार एसपी को मिली गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में अफीम की खेती करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। अफीम तस्करों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई करेगी। वहीं थाना प्रभारी कृष्णपाल सिंह पवैया ने बताया कि जंगली क्षेत्र में लगाए गए अफीम के फसल को नष्ट कर दिया गया है। बीएड, एमएड और बीपीडी में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। इस दिन आयोजित होगी परीक्षा। अगर आप भी अपना करियर टीचिंग लाइन में बनाना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल इसके लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता बीएड, एमएड और बीपीएड पाठ्यक्रम के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 फरवरी यानी कि आज से शुरू हो रही है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। 20 अप्रैल को इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2025-27 के लिए राज्य के 136 बीएड कॉलेज में चयनित अभ्यर्थियों का दाखिला होगा। झारखंड के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जेसीई सीईबी के नियमानुसार 85% सीट आरक्षित रहेगी। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, दुमका, हजारीबाग, पलामू जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 20 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। यह परीक्षा बेस्ड ऑफलाइन मोड में होगी। सावधान, समिति की फर्जी वेबसाइट पर 1523 पदों की वैकेंसी। समिति राज्य स्तरीय कृषि प्रबंधन प्रसार सह प्रशिक्षण संस्थान झारखंड की फर्जी वेबसाइट बनाकर 1523 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया है। इस फर्जी वेबसाइट पर कृषि विभाग के द्वारा नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी झारखंड में प्रखंड स्तरीय 3 पदों पर नियुक्ति की सूचना प्रकाशित की गई है। फर्जी वेबसाइट पर फर्जी नियुक्ति के विज्ञापन की जानकारी मिलने के बाद निदेशक समिति विकास कुमार ने साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। साथ ही कॉपीराइट में भी इसकी रिपोर्ट करा दी है। निदेशक समिति विकास कुमार ने कहा कि समिति झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट www.samiti.org है। इस वेबसाइट की सभी सूचनाएं अनाधिकृत रूप से फर्जी वेबसाइट www.jharkhanddri.com पर प्रकाशित किया जा रहा है।
महाकुंभ यात्रियों की बोलेरो बस से टकराई, 10 की मौत, 19 घायल। प्रयागराज में हादसा, बोलेरो छत्तीसगढ़ और बस एमपी की थी। यूपी के प्रयागराज में शुक्रवार रात करीब 2:30 बजे बोलेरो की बस से टक्कर हो गई। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, 19 लोग घायल हैं। जान गंवाने वाले सभी लोग बोलेरो में सवार थे। वे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से महाकुंभ आ रहे थे। हादसा प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर मेजा इलाके में हुआ। घायल हुए 19 लोग बस में सवार थे, जो कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के रहने वाले हैं। वे संगम स्नान के बाद वाराणसी जा रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो पूरी तरह डैमेज हो गई। श्रद्धालु छिटक कर सड़क पर जा गिरे। किसी का हाथ टूटा तो किसी का सिर फट गया। कई लोग बोलेरो में ही फंस गए। उन्हें निकालने के लिए कम से कम 2.5 घंटे का समय लगा। एसपी यमुना पार विवेक यादव ने बताया कि बोलेरो में सभी पुरुष सवार थे। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। बस वाले ने ब्रेक लगाया, लेकिन सामने से आ रही बोलेरो बस में सामने से भिड़ गई। मरने वाले कोरबा के दर्री और जांजगीर चांपा जिले के रहने वाले थे। 2 परिवार के लोग साथ में आए थे। महाकुंभ वीकेंड पर भीड़, आज 73 लाख ने डुबकी लगाई। शहर में जाम, भाजपा विधायक की पुलिस से बहस। ओम बिरला और पीयूष गोयल स्नान करेंगे। महाकुंभ का आज 34वां दिन है। वीकेंड के चलते आज भीड़ ज्यादा है। शहर के रास्ते जाम है। दोपहर 12 बजे तक 73.75 लाख लोगों ने स्नान किया है। 13 जनवरी से अब तक यानी 33 दिनों में 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इतिहास में यह सबसे बड़ा आयोजन रिकॉर्ड किया गया। 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ के अभी 11 दिन और बचे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल महाकुंभ पहुंच गए हैं। दोनों नेता संगम में डुबकी लगाएंगे। इसके अलावा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देव भी महाकुंभ आएंगे। इधर भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी को वीआईपी घाट पर जाने से पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने रोक लिया। इसके बाद विधायक के जवानों से बहस हो गई। उन्होंने अपना परिचय बताया, जिसके बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया। आज करीब 15,000 सफाई कर्मचारियों की ओर से एक साथ घाटों की सफाई का अभियान चलाया जाएगा। स्वच्छता वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। इससे पहले साल 2019 में लगे कुंभ के दौरान 10,000 सफाई कर्मचारियों ने सफाई की थी। केसीसी ऋण पर ब्याज दर घटाए बैंक वित्त मंत्री। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी धारकों से लिए जाने वाले ब्याज की दर पर चिंता जताई। उन्होंने बैंकों को केसीसी ऋण पर ब्याज दर कम करने के लिए कहा कि वर्तमान में केसीसी ऋण पर ब्याज दर 7 है। यह किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए चुनौती है, खासकर तब जब मंत्रियों को दिए जाने वाले वाहन ऋण की ब्याज दर 4 है। वे शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की 90वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। वित्त मंत्री ने बैंकों को राज्य सरकार के साथ काम करने की सलाह दी, ताकि सरकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हो। उन्होंने कहा कि राज्य में सिर्फ स्वयं सहायता समूह और केसीसी ऋण से सीडी रेशियो नहीं बढ़ेगा, जबकि योजनाओं के अनुरूप स्कीम लाना होगा। गढ़वा के अन्यराज घाटी में नहीं होगी दुर्घटना, सड़क निर्माण में नई तकनीक का हो रहा इस्तेमाल। जिले के अन्यराज घाटी की NH 343 सड़क, जो झारखंड को सीधा छत्तीसगढ़ से जोड़ती है, इस सड़क पर एक ऐसा मोड़ है जिसके सामने सैकड़ों फीट गहरी खाई है। इस मोड़ पर छत्तीसगढ़ की ओर से आने वाली बसें कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। दुर्घटना की समस्या को खत्म करने के लिए NHAI द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके नई तकनीक से सड़क बनाई जा रही है। अन्यराज घाटी की शुरुआत में ही तीखा मोड़ है जहाँ दुर्घटनाएं होती है। इसको देखते हुए NHAI द्वारा नई तकनीक के सहारे सड़क को बनाया जा रहा है। इस सड़क में पड़ने वाले खतरनाक मोड़ को ही समाप्त कर दिया गया है। वहीं सड़क को सीधा करने के लिए गहरी खुदाई कर निचले स्तर में सड़क का निर्माण किया जा रहा है, ताकि घाटी की ऊंचाई को कम किया जा सके, जिससे कि दुर्घटना की संभावना कम हो जाए। सड़क सुरक्षा की टास्क फोर्स की बैठक में NH 343 सड़क के अन्यराज घाटी में पड़ने वाले खतरनाक मोड़ को प्रशासन द्वारा ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया था। उसके बाद NHAI द्वारा इस मोड़ को गंभीरता से लेते हुए इसका टेंडर पास कर इसे बनवाया जा रहा है। इससे दुर्घटनाओं से बचा जा सकेगा। इस घाटी में दुर्घटना होने की वजह से इसे मौत की घाटी की भी संज्ञा दी गई थी, लेकिन अब इस सड़क के बन जाने से मनोवैज्ञानिक भय समाप्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन बनाने के खिलाफ दायर याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका सौरभ विष्णु ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 13 सितंबर 2024 को दिए गए आदेश के खिलाफ दायर की थी। जानकारी हो कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत पाठक और जस्टिस NK सिंह की खंडपीठ ने 12 फरवरी 2025 को अपना आदेश दिया। इस आदेश में खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में
विशेष अनुमति याचिका की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही इसमें हस्तक्षेप की जरूरत है। इसके साथ ही इस मामले से जुड़े सभी लंबित मामलों को खारिज कर दिया गया है। गौरतलब है कि इस मामले पर 12 अगस्त 2024 को सुनवाई हुई थी। इस दौरान सौरभ विष्णु के वकील अखिलेश श्रीवास्तव, काजल गिरी और नेहा राठी ने अपनी दलीलें पेश की थी। इससे पहले सौरभ विष्णु और जमशेदपुर के 50 से ज्यादा नागरिकों ने 23 दिसंबर 2023 को झारखंड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। इसके तहत जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन घोषित किया गया था। धनबाद में कोयला चोरी आरोपों की सीबीआई जांच के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 21 को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संलिप्तता की सीबीआई जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर 21 फरवरी को सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में यह मामला 21 तारीख को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। अब तक इस मामले में सीबीआई की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पहली सुनवाई 18 अक्टूबर को हुई थी। इस दिन शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें अदालत ने धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संलिप्तता की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सीबीआई जांच पर रोक का आदेश फिलहाल जारी है। सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद फिलहाल धनबाद में कथित रूप से कोयला चोरी और इसमें पुलिस की संलिप्तता की जांच रुकी हुई है। गुजरात में ट्रक वैन की टक्कर, 4 की मौत, 6 घायल। महाकुंभ से लौट रहे थे श्रद्धालु। गुजरात के दाहोद जिले में शनिवार को महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की वैन की ट्रक से टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 6 श्रद्धालु घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह हादसा इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर रात करीब 2:15 पर हुआ। वैन में कुल 10 यात्री सवार थे जो महाकुंभ से लौट रहे थे। घायल हुए लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।